हेलो एवरीवन, दिस इज सी अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जितने भी इंडेक्स के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने रेड में हाईलाइट कर दिए थे। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये रेड में हाईलाइटेड, सो दिस मीन्स कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको एक बार पढ़ के थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए इस वीडियो में हमें रेड हाईलाइटेड टॉपिक्स को इन ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि ना ज्यादा टाइम आपके पास है। ठीक है, अभी डिटेल में कवर करने के लिए अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हैं चीजों का। ये चैप्टर चैप्टर नंबर 5 मैंने पहले इसलिए चूज करा बिकॉज चैप्टर नंबर 5 इज टोटली न्यू। ठीक है, ये एक नया इंसर्शन है मैथ के अंदर और इसके अंदर काफी न्यू और इमर्जिंग टॉपिक्स हैं जो कि हैं जनरल वाले हैं, बट नए टॉपिक्स हैं जो पहले नहीं थे सिलेबस के अंदर। और इसमें भी जो जनरल वाले हैं वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो उसके इसके अंदर थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स हैं जैसे कि हाइपर कंपटीशन। ठीक है, डी एवनी 7S फ्रेमवर्क, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। तो इसमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, अंडरस्टैंड करने में। सो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइपर। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। देखो, इस चैप्टर में क्या है ना, उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजीज बता रखी हैं। जैसे सबसे पहले वो चैप्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कि अलग अलग इनोवेशन आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं। उसी में उन्होंने नीचे कई सारी टेक्नोलॉजीज दी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो नई नई आ रही है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, वीआर, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें, इनके बारे में बेसिक थोड़ा सा टेक्स्ट दिया हूँ। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो था हाइपर कंपटीशन। तो ये हाइपर कंपटीशन है क्या? देखो, हाइपर कंपटीशन को समझने से पहले आपको एक चीज पता होगी, हमारा जो भी बिजनेस है वो एक इकोसिस्टम में वर्क करता है। ठीक है, अब वो इकोसिस्टम क्या होता है? अगर हम मोटा मोटी देखें तो देखो, इकोसिस्टम इन्होंने डिफाइन करा है 3 व्हील्स पे आपका वर्क करता है। डेटा फ्लाईव्हील, ग्रोथ फ्लाईव्हील, कॉस्ट फ्लाईव्हील। ठीक है, बिकॉज डेटा आज के बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक नया फ्यूल बन गया है। ठीक है, तो डेटा के ऊपर आपका बिजनेस वर्क करता है, ग्रो करेगा, ग्रोथ के ऊपर ग्रो करेगा, या फिर कॉस्ट फ्लाईव्हील। ये 3 फ्लाईव्हील्स होते हैं, मतलब फ्लाईव्हील्स इन द सेंस पिलर्स होते हैं एक बिजनेस इकोसिस्टम के। ठीक है, उसके नीचे उन्होंने हाइपर कंपटीशन कंपटीशन भी बताया, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में 11th या 12th में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ये सारे कंपटीशन मार्केट्स पढ़ोगे। उन्होंने बताया हाइपर कंपटीशन मार्केट। अभी हाइपर कंपटीशन मार्केट क्या होता है? कि ऐसा मार्केट जहाँ पे नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, कस्टमर्स अपना एडिशनल यूज देखते जा रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत आसानी से हमें देखने को मिलता है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में। ठीक है, या फिर जो एप्स वाली इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में हमें देखने को मिलता है। ये क्या, इसमें हो क्या रहा है, जो बायर्स की बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होने का मतलब, बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अगर कहें कि आज ये प्रोडक्ट यूज यूज करना है और ये प्रोडक्ट मुझे 500 में ही चाहिए, तो जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, कोई ना कोई सप्लाई प्रोड्यूसर उसे 500 या लेस में बनाकर देगा। ठीक है, इस लेवल का कंपटीशन आज के मार्केट में है। तो कस्टमर की क्या नीड है? क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, ये चीज है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अभी रीड करने की। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का सिनेरियो दिखे, ठीक है, कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं हाइपर कंपटीशन की बात कर रहा हो सकता है। इसका लिंकेज वोटर्स 5 फोर्सेस से भी होगा, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पूछ किस चीज के बारे में है। अभी आगे जाएंगे ना तो और पता चलेगा। अभी हाइपर कंपटीशन के बारे में उन्होंने क्या बताया कि हाइपर कंपटीशन को कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है, वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, एंड परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस कर देती है। कैसे? क्योंकि देखो, जो भी कंपेटिटर्स है ना वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई मेरी कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये देखो ये फीचर मैंने लाया, नहीं। वैल्यू क्रिएशन की कंटिन्यूसली वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बताया। अब इस हाइपर कंपटीशन मार्केट से डील कैसे करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी है डी एवेन्यूज 7S फ्रेमवर्क। ठीक है, हाइपर कंपेटिटिव मार्केट को कैसे रिस्पॉन्ड करें उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, इन्होंने 7S दिए हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है इस टॉपिक की, जस्ट एक ओवरव्यू दे रखा है कि इसमें 7S दे रखे हैं।
आपको स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, इवन योर कस्टमर्स, ठीक है। अगर आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस को वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई थी, ठीक है। आपको स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन देखना है। स्ट्रेटेजिक सेइंग मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज इतनी स्मूथ होनी चाहिए आज के एनवायरनमेंट में कि आपको वो बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे उसको, चेंज ना करना पड़े उसको, ठीक है। एकदम स्मूथली वो फ्लो करे। उसके बाद स्पीड होनी चाहिए, तुरंत आपके पास आइडिया आना चाहिए, स्पीड स्पीड के साथ। ये नहीं कि आप की ट्रेंड आया था अब और आप महीने भर बाद उसके लिए कुछ लेकर आ रहे हो, ठीक है। सरप्राइज, अब ये सरप्राइज, क्योंकि हाइपर कंपटीशन के बाद सरप्राइज आता है, तो आपको सरप्राइज को कैसे डील करना है, ये चीज आपको देखनी होगी। देखो, क्योंकि नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं तो मार्केट में सरप्राइजेस आते रहते हैं। ये नहीं कि अभी ये चल रहा था तो अभी 10 साल तक यही चलेगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है आज के टाइम पे। फिर सिग्नल्स, आपको मार्केट में ट्रैक रखना पड़ेगा कि इस चीज पे मुझे सिग्नल दिख रहा है कि ये एक पोटेंशियल रखती है मार्केट के अंदर, तो आप वहां पे टैप करो। शिफ्टिंग द रूल्स ऑफ द मार्केट, मतलब अब मार्केट का कोई बेसिक रूल नहीं रह गया है, ठीक है। आपको रूल्स चेंज करते रहने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग और डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। देन साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब मेहनत, साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियल, एक तरीके से आप चीजों को फ्लो करो। तो क्या है कि आपको कंपेटिटिव रहना है पूरे मार्केट में, तो यही रिस्पॉन्स है हाइपर कंपटीशन मार्केट का। उसके बाद है ना ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन पर आए। डिस्ट्रप्शन में जो एक अच्छी चीज आती है वो है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्या होता है कि भाई एकदम से कोई मार्केट में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का चेंज आ गया कि एक सेगमेंट उसकी वजह से बहुत खराब हो गया। जैसे कि अगर हम देखें, जितनी भी हमारी ऐप राइडिंग वाली बुक्स, ऐप ऐप सॉरी कैब राइडिंग वाली एप्स हैं, जैसे कि उबर हो गई, ओला हो गई, रैपिड हो गई, तो उन्होंने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग टैक्सी सर्विसेज थी, ठीक है, जो लोग फोन पे बात करके नहीं टैक्सी बुक करते थे, वो लोग, उनका मार्केट डिस्टर्ब हो गया। बिकॉज अब लोग क्या करते हैं, उनके लिए कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है ना फोन पे लोकेशन डिसाइड करना, फेयर वहीं पे आ जाता है कितना लगेगा, ठीक है, अपनी पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन वहीं पे सेट करना। मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स में आपके पास कैब आ जाती है, कभी कभी 2-4 मिनट में ही आ जाती है। ऑटो आ जाती है, कैब आ जाती है, बाइक आ जाती है, कितनी सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत कन्वीनियंट बना दी है। तो इससे जो एग्जिस्टिंग टैक्सी सर्विसेज थी उनको आपको हफ्ते भर पहले, ठीक है, 2-3 दिन पहले कॉल करके कहना पड़ता था कि भैया मुझे उसको इनके लिए ये टैक्सी चाहिए, फिर आप फेयर डिसाइड करते थे कि इतने किलोमीटर पे इतना रेट लगेगा, 8 किलोमीटर, इस तरीके से 8 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है, इस टाइप से कुछ रेट्स चलते थे। तो उस मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। सो दिस इज डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। अब डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन से ही हम थोड़ा आगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे हाइपर कंपटीशन डी एवेन्यूज फ्रेमवर्क कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिंपली क्या है, बेसिक क्या है उसका, कि आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुनते हो आपके दिमाग में एक फैक्ट्री आती है उसमें बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। आप बस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को ये सोचो कि वो मशीन्स लगी हुई है जिनमें लोग काम कर रहे थे। अब एडवांस मशीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, लोग हट गए हैं, एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक बंदा बैठा हुआ है, वो कंप्यूटर पे कमांड्स, ठीक है, टाइप कर रहा है, कमांड्स पंच कर रहा है, कमांड्स जा रही है मशीन्स के पास एंड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो गया है। तो उसी के लिए ना उन्होंने लेवल्स बताए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ये लेवल्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जैसे कि फुल इंटीग्रेशन, मतलब जो जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारी मशीन लगी हुई है एक एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, वहां से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर पे वो कमांड्स पंच कर रहा है एंड काम हो रहा है। उसके बाद आते हैं सेल्स। सेल्स क्या हो गई कि एक ब्लॉक में, बेसिकली एक ब्लॉक में कई सारी मशीन रखी हुई हैं विच आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। अब उस मशीन के अंदर, उस सेल के अंदर एक ही टास्क होता है, लेट्स से कोई पेपर प्रिंट होना है तो पेपर की कटिंग उसी सेल के अंदर होगी, ठीक है। वैसे ही पेपर पे अगर कोई इम्प्रिंट चाहिए तो इम्प्रिंट दूसरे सेल में होगा। अब ये जो इस तरीके से कई सारे सेल्स होते हैं इनको जब हम लिंक कर देते हैं तो लिंक्ड आइलैंड्स बन जाते हैं, उनको लिंक्ड आइलैंड बोलते हैं। और फिर जो उस सेल के अंदर एक सिंगल मशीन थी, ठीक है, कोई भी एक इक्विपमेंट हो, कोई भी एक टूल हो या कोई भी एक रोबोटिक टूल हो, उसको हम स्टैंड अलोन या यूनिटरी बोलते हैं। ये न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल्स होते हैं, मतलब कि अपने को
जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें न्यूमेरिक कंट्रोल को बोलते हैं कि आप कंप्यूटर से एक मशीन को कंट्रोल कर रहे हो, टूल्स को कंप्यूटर से कंट्रोल करो बाय प्रेसिंग कमांड्स, जो कि नंबर फॉर्मेट में ही होती है। ठीक है, सो दिस इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आप ये चीज रीड कर सकते हो, ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखो क्या होता है, आपको प्रोडक्ट डिजाइन चाहिए तो आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन चाहिए होगी, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग चाहिए होगी, ग्रुप टेक्नोलॉजीज चाहिए होगी। हम प्रोडक्ट डिजाइन के लिए फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके लिए आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लान का यूज कर सकते हो, या फिर सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग सोच सकते हो। हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर ली, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल कर ली। बिजनेस फंक्शन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, ये तो चलता ही रहेगा। टीक्यू में क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी मैनेज्ड रहे, मतलब हाई रहे, डिफेक्ट्स नियर टू जीरो हो या जीरो हो। ठीक है, बट हमें ये भी देखना है कि जो हमारी कॉस्ट लग रही है डिफेक्ट को करेक्ट करने में, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से ही ज्यादा ना हो, बहुत ही अननेसेसरीली हाई ना हो। तो एक मिनिमम पॉइंट ढूंढना होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमम रहनी चाहिए। जीआईटी होता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम, मतलब जैसे जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे हम उतना ही स्टॉक बनाएंगे। ठीक है, हम अपने आप का स्टॉक रखने के लिए नहीं बना रहे, हम फुल सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करेंगे। मतलब जितनी डिमांड आएगी उतना हम बनाएंगे, डिलीवर कर देंगे। हम पुश सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब पहले बनाकर नहीं रख रहे हैं एंड देन उसको मार्केट में ला रहे हैं। नो, मार्केट से डिमांड आ रही है, हम डिमांड फुल कर रहे हैं, बना रहे हैं एंड देन भेज रहे हैं सामान को। फिर एमआरपी होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे, जैसे आपने नेक्स्ट का नाम सुना होगा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही डीएसएस होता है, डिसीजन सपोर्ट टूल्स। ठीक है, दोनों लगभग लगभग एक ही चीज होती है। सो ये चीज होती है हमारी ये हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो गया। अब आपने सुना होगा इंक्यूबेटर्स के बारे में, सुना होगा स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर्स के बारे में सुना होगा। देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स में। ठीक है, देखो स्टार्टअप बेसिकली क्या होता है, एक बंदा खुद आ रहा है। ठीक है, वो बंदा खुद आ रहा है, खुद अपना आइडिया लेके आ रहा है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहा है अपने पहले अपने लेवल पे, या फिर उसकी उसके जो अपने फंड्स होंगे या उसके जो पर्सनल फंड्स होंगे, उसके फैमिली वालों के सकते वो फंड यूज करके वो मार्केट में उतर रहा है, अपना काम कर रहा है एंड देन जब कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जब कुछ अमाउंट ऑफ उसमें प्रॉफिट है, जो भी चीजें हैं जनरेट करी, मार्केट बेस बनाया, तब वो फंडिंग के लिए जाता है एंजल इन्वेस्टर्स के पास या वेंचर कैपिटल के पास। ठीक है, जैसे कि हम शार्क टैंक में भी देखते हैं, वो लोग कुछ लोग मतलब वो लोग क्या होता है पहले से ही अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको फंडिंग की जरूरत होती है एक्सपैंड करने के लिए और मार्केट में उतरने के लिए, तब वो शार्क्स के पास जाते हैं। वो स्टार्टअप्स होते हैं। इंक्यूबेटर्स क्या होता है कि बस एक आइडिया है, जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, तो अगर वो थोड़ा सा उस बच्चे के साथ दिक्कत होती है, ठीक है, एकदम से आउटर एनवायरनमेंट में आने से, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। इंक्यूबेटर बोलते हैं उसको, जैसे ही कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है ना, एक आइडिया होता है, आइडिया बिजनेस के लिए एक बेबी है, ठीक है, बच्चा। तो उस आइडिया को इंक्यूबेट कराना पड़ता है इन इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ एक तरीके से, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कंसल्टिंग फर्म्स होंगी या जो भी होगी, ये क्या करते हैं, अपने लोगों को रखते हैं वहां पर। ओके, जिस भी बंदे का आइडिया होता है उसको रखते हैं, एक टीम बनाते हैं और वो लोग उस आइडिया पे वर्क करते हैं, तो उस आइडिया को इंक्यूबेट करते हैं। जितने भी फंडिंग है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, टूल्स टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है उस आइडिया को वर्क करवाने के लिए। ये तो आइडिया स्टेम से इंक्यूबेट होता है। देखिए स्टार्टअप में पहले वो लोग जिनका आइडिया था वो खुद वर्क करते हैं उस पे, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं एंड देन फंडिंग के लिए जाते हैं इंक्यूबेटर्स में। जैसे कि जिन जो टेक टेक इंडस्ट्रीज होती है ना, ये हैकेथॉन्स करवाती हैं, तो हैकेथॉन्स वगैरह करवाएंगी या जो भी चीजें करवाएंगी, स्टार्टअप चैलेंजेस वगैरह रखती हैं, तो उसमें क्या होता है, आइडियाज देने होते हैं। जैसे कि आप अपना प्रेजेंटेशन बना के लाओ, अगर कुछ प्रोटोटाइप्स बना सकते हो वो बना के लाओ, ठीक है, प्रेजेंट करो अपने आइडिया को फाइनेंशियली सारे उससे, एंड देन वो आपको इंक्यूबेशन भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये चीज होती है। ठीक है, आप इसका ये जो डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप वर्स एंड इंक्रीमेंट है ना, ये रीड कर सकते हैं, ये मार्क करके चल सकते हो अपनी बुक में, हो सकता है वो पूछ लें। ठीक है, बिकॉज ये न्यू टॉपिक है ना, तो चांसेस आर देयर कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी कुछ कहना नहीं रहता था कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट हमें एक नया टॉपिक तो करके जाना चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज कवर करी, उसके बाद हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ी थी,
इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? देखो बेसिकली एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है अपने आइडिया के बेसिस पर, जो स्टार्टअप बनाता है, वो क्या होता है? वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सो एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो लोग होते हैं, जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा होगा जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट होगा अपने वर्क को लेके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसके दिमाग में नए नए आइडियाज स्टेम होते होंगे, जनरेट होते होंगे। तो वो बंदा नॉट एन एंटरप्रेन्योर बट ऑर्गेनाइजेशन के विद इन रहकर एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा है, एज अ बिजनेस पर्सन वर्क कर रहा है, वो इंट्राप्रेन्योर बन जाता है। जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से स्टेम हो है, एक बंदा जो कि बाहर से आता है ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, वो एंटरप्रेन्योर। जो बंदा और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से स्टेम होता है और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बनाता है, वो इंट्राप्रेन्योर। दिस इज द बेसिक। आप अपनी बुक में इसको मार्क कर लेना, ठीक है, कि पूछा जा सकता है। ठीक है, इनोवेशन हब्स एंड इंक्यूबेटर्स, बेसिकली इनोवेशन हब्स भी यही सारी चीजें होती हैं, इसको भी आप मार्क करके चलो, रीड कर लेना। देन आ जाता है फ्रीमियम मॉडल। अब दोस्तों फ्रीमियम मॉडल बड़ा हाईली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रीमियम मॉडल पता है आपने जैसे लिखा हुआ स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई वाले क्या करते हैं? इन्होंने अपना फ्री प्लेटफॉर्म बना रखा है, ठीक है, कोई भी से डाउनलोड कर सकता है, सॉन्ग सुन सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्टेड फीचर्स है। अब जैसे आप कोई गाना प्ले करोगे, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है, गाने को स्किप नहीं कर सकते, ऑलराइट, कि और स्किप भी कर सकते हो तो उन्होंने स्पेसिफिक मेरे ख्याल से 3 या 4 वे दे रखे हैं कि उतनी बारी आप गाना आगे स्किप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, आपको फिर अपनी मर्जी से भी आप उतने ही गाने सुन सकते हो, बाकी फिर स्पॉटिफाई खुद प्ले करता है। तो उनका फ्री मॉडल है, पर जैसे आप उनका प्रीमियम मॉडल ले लेते हो, प्रीमियम वर्जन बाय कर लेते हो, तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी गाना सुन सकते हो, कभी भी उनके पीछे कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्रीमियम मॉडल होता है, जैसे यूट्यूब का भी फ्रीमियम मॉडल है। अभी सब लोग जो भी यूट्यूब डाउनलोड करते हैं उसमें एड्स आते हैं, एड सुनकर भी नहीं चलता, बट आप अगर उनका प्रीमियम मॉडल, प्रीमियम वर्जन बाय कर लो, तो आपको एड्स नहीं देखने पड़ेंगे, अपना फोन बंद कर दो, तब भी वीडियो प्ले होती रहेगी, ठीक है। ये होता है फ्रीमियम मॉडल, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसको अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो, जो वो फ्री ट्रायल वाले होते हैं, वो फ्री ट्रायल वाले डिफरेंट होते हैं। देखो 1 महीने का आपके उनके प्रीमियम फीचर्स का फ्री ट्रायल देते हैं, या कुछ रेस्ट्रिक्टिव फीचर्स का फ्री ट्रायल देते हैं, वो होते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड, ठीक है, क्योंकि आपको उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है। होता प्रीमियम मॉडल में भी सब्सक्रिप्शन है, बट वो क्या, बस आपको जैसे आपको उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, तभी आपको उनके ऐप की एक्सेस मिलेगी, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, भले आपको 30 डेज या 7 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं, बट उसमें क्या होता है, आपको उनका वो परचेज करना पड़ता है। जैसे अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में देखो, ट्रेडिंग व्यू करके प्लेटफॉर्म होता है, उस पर आपको फ्री वर्जन अवेलेबल है, तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं जाएगा, वो फ्रीमियम मॉडल में जाएगा। उस फ्री में भी आप उसकी उसको यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप प्रीमियम वर्जन में बाय कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपके पास तो फ्री में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है, फॉर लाइफ में। तो ये चीज है, ये प्रीमियम मॉडल है। पर डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स, ठीक है, ये तो सबसे सबको पता है क्या है। इसमें क्या है, सारी चीजें कवर हो गई है, बिजनेस टू बिजनेस भी कवर होता है, ठीक है, जैसे आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा, है ना, अलीबाबा, जिनमें ड्रॉप शिपिंग वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, तो अलीबाबा वाले की बात पता होगा, इंडिया मार्ट के बारे में पता होगा। इसी बिजनेस टू कस्टमर हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ये सब वही है। कस्टमर टू कस्टमर सबसे फेमस एग्जाम्पल OLX, बिजनेस टू कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, ये भी इतना ग्रो नहीं हुआ है, बट लेट्स सी इसमें कोई आता है तो। ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स मॉडल। अब ये मॉडल्स रिलेटेड टू इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स एंड इकोनॉमीज। ये क्या है इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स? बेसिकली इनमें बहुत सारा हिस्ट्री का बताया है थोड़ा सा, इसके अंदर इन चीजों बताएंगे, कुछ जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं उनके बारे, उनकी उसकी चीज बताई है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने ये बोला था, ठीक है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स क्या है, इसको आप मार्क करके चल सकते हो। इफ क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो, मुश्किल है इस पे क्वेश्चन आने से, बट स्टिल, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 5 था ओवरऑल, कि इसमें जो हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करने की जरूरत है, ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं, दे आर समवॉट, जिनको एक बार पढ़ के थोड़ा सा वो रहता है, और थोड़ी बर्निंग टॉपिक्स हैं, लाइक फ्रीमियम मॉडल एक अच्छा टॉपिक है, स्टार्टअप वर्सेस इंक्यूबेटर्स, वो हो सकता है कुछ आपको
सिनेरियो दे, सिचुएशन दे, एंड देन उसमें पूछे कि ये स्टार्टअप था, इनक्यूबेटर था, बिकॉज एसटीएमपी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डीएवीनी फ्रेमवर्क, हाइपर कंपटीशन। सो आई होप इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आराम से सुनना। ठीक है, अपने कभी भी फ्री टाइम मिले आपको बस कानों में ईयरफोन्स लगाने हैं, वीडियो प्ले करनी है, सुनना है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल फोकस देने की इस टाइम पर कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम नहीं है। ठीक है, 14 करने के लिए आज तो इसको बस ऊपर से सुनो, हल्का हल्का दिमाग में रखो क्या चीज है। एटलीस्ट आपको टॉपिक्स पता होंगे ना, एटलीस्ट नेम्स भी पता होंगे, तो आप हैंडल कर लोगे अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कि ओपन बुक है ना, तो हल्का सा हिंट तो रहता है कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ ढूंढना है। ऑलराइट, ये मत सोचना कि सारा ही एससीएमपी से आएगा, सारा और सब्जेक्ट्स भी आएगा। एससीएमपी से लिमिटेड पोर्शन आएगा, तो हम लिमिटेड पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।